आज चर्चा पूरे इस बात के इर्द गिर्द अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार। जी हां, पिछले 8 घंटे से पश्चिम बंगाल की 16 सीटों की 152 सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही है। पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। पोलिंग बूथ के बाहर वोट डालने के लिए खड़ी हुई महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? ईवीएम का बटन दबाते हुए मुसलमान क्या सोच रहा है? क्या हिंदू इस बार बीजेपी के लिए एकजुट है? क्या बंगाल के हिंदुओं ने इस बार परिवर्तन का मन बनाया है? क्या पहले फेज में ही हर बूथ पर मोदी की लहर हावी है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। 152 सीटों का वोटिंग ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है? क्या आज बंगाल में दीदी के खिलाफ वोट पड़ रहे हैं? बंगाल के पहले चरण की एक एक रिपोर्ट मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। बंगाल चुनाव में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। 8 घंटे में 152 सीट पर करीब 70% मतदान हो चुका है। 3 घंटे की वोटिंग अभी और बाकी है। बांकुरा और बीरभूम में 70% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें तो 72%, पूर्वी मेदिनीपुर में 70% वोटिंग हो चुकी है। साउथ दिनाजपुर में 70% तो झारग्राम में भी 71% वोट पड़ चुके हैं। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में भी 70% वोट डाले जा चुके हैं। मालदा में अब तक 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बीते 8 घंटे की पोलिंग में अलीपुरद्वार और कूच बिहार में 66% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ है। दार्जिलिंग की बात करें तो 67% और जलपाईगुड़ी में 68% मतदान हुआ है। पश्चिमी वर्धमान में 67%, पुरुलिया और नॉर्थ दिनाजपुर में 66% वोट डाले जा चुके हैं। तो वोटिंग ट्रेंड ये बता रहा है कि ये लहर वाला चुनाव है। याद कीजिए, साल 2021 में भी जनता ने बड़ा क्लियर मैंडेट दिया था। इस बार भी या तो बीजेपी होगी या टीएमसी होगी। जनता जिसे जिताएगी वो एक तरफा जिताएगी। और अभी का वोटिंग ट्रेंड ये बता रहा है कि वोटर टर्नआउट 85 से 90% तक जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राशिद किदवई सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ संदीप शास्त्री इलेक्शन एक्सपर्ट, हमारे साथ अक्षत गोयल सेफोलॉजिस्ट, साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत अमिताभ जी आपका भी। एक बार जल्दी से रीजन वाइज डेटा मैं दर्शकों के सामने रख दूं। अब तक किस रीजन में कितनी वोटिंग हुई है? 2021 के चुनाव के आंकड़े के साथ मैं ये आंकड़ा आपके सामने रखने जा रही हूं। चुनाव का वोटिंग प्रतिशत और इस बार का वोटर टर्नआउट क्या इशारा कर रहा है वो आपके सामने है। अलीपुरद्वार की बात करें तो अलीपुरद्वार में पिछले चुनाव में कुल 85.62% वोटिंग हुई थी और इस बार 1 बजे तक 60% मतदान हो चुका है, जो कि 2021 की वोटिंग का करीब 70% है। यानी कि अब करीब 3 घंटे का वक्त बाकी है। ऐसे में यह आंकड़ा 80% के पार जरूर जाएगा। कूच बिहार की बात करें तो 2021 में यहां पर 88.40% मतदान हुआ। आज 1 बजे तक यहां पर करीब 61% वोटिंग हो चुकी है। यह भी 2021 के वोटिंग ट्रेंड के मुताबिक आप देखें तब 68.72% इस बार का मतदाता ज्यादा जागरूक, ज्यादा वोकल दिखाई दे रहे हैं। जलपाईगुड़ी का आंकड़ा भी आपके सामने रख दूं। यहां पिछले चुनाव में 88.46% वोटिंग हुई थी। आज 1 बजे तक 61% वोट पड़ चुके हैं, जो कि 2021 में टोटल वोटिंग का करीब 69% है। दार्जिलिंग की बात करें जहां पर बीजेपी मजबूत है, 2021 में यहां पर 81% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। आज 1 बजे तक का आंकड़ा यह कहता है 63% मतदान हो चुका है और अभी वोटिंग ट्रेंड यह कहता है कि अभी और ऊपर की तरफ जाएगा। 74% है। आप 2021 के मुकाबले अगर आप देखें, कलिंगपोंग में भी पिछले चुनाव में 74.30% वोटिंग हुई थी। 1 बजे तक का आज का ये आंकड़ा 60% लोग मतदान कर चुके हैं और 2021 के मुकाबले ये करीब 80% है। तो चाहे आप नॉर्थ दिनाजपुर की बात करें, अलीपुरद्वार की बात करें, आप कूच बिहार की बात करें, जलपाईगुड़ी की बात करें, दार्जिलिंग कलिंगपोंग की बात करें, जंगल महल के इलाके की बात करें या मालदा की बात करें, वोटिंग प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। इस बार मतदाता ज्यादा वोकल हैं और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेदिनीपुर का वोटर क्या कह रहा है, मालदा में, मुर्शिदाबाद में जो महिलाएं वोट करने के लिए निकल रही हैं वो क्या कह रही हैं। मेदिनीपुर के इलाके में महिलाएं जब बदलाव की बात करती हैं, जब सुरक्षा का मुद्दा उठाती हैं तो उनके मन में क्या होता है, एक एक रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शास्त्री जी, सवाल यही कि ये बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत क्या कहता है, ये ट्रेंड क्या दिखाता है? मुझे तो ये बढ़ता ट्रेंड एक ही बात दिखाता है कि इस देश में और इस राज्य में
डेमोक्रेसी बहुत ही वाइब्रेंट रूप में चल रहा है। हायर वोटिंग टर्नआउट, इसके बारे में कोई आज तक रिसर्च प्रूव नहीं किया है कि ये आइदर रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करता है या ऑपोजिशन को सपोर्ट करता है। दोनों उदाहरण हमें मिल सकते हैं, कहाँ हायर वोटिंग टर्नआउट से कोई नतीजा एक पक्ष की तरफ गया हो या विरोध पक्ष के गया हो। ये एक बात का तो ये जरूर संकेत है कि मतदार ज्यादा एक उम्मीद से वोटिंग कर रहे हैं, ज्यादा उत्साह से वोटिंग कर रहे हैं। वो क्योंकि हर एक क्षेत्र में देखिए मतदान की परसेंटेज ज्यादा दिखाई दे रही है। सो ये संकेत इस बात का स्पष्ट है कि वोटर, आज का वोटर वेस्ट बंगाल में जहां आज पोलिंग हो रहा है, वहां का वोटर ज्यादा उत्साह, ज्यादा इंटरेस्ट से वोटिंग में भाग रहे हैं। रशीद जी, झालमुड़ी में तीखा ज्यादा या संदेश में मीठा ज्यादा, ये किसे खाने को मिल रहा है? जी देखिए, आप जब झालमुड़ी खाएंगे तभी आपको संदेश खाने की ज्यादा इच्छा होगी। तो दोनों चीजें चलती है। देखिए, जैसा आप संदीप शास्त्री जी कह रहे थे कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत स्वागत योग्य चीज है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। पिछली बार भी 82-83% वहां पर मतदान हुआ था। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। लेकिन मीनाक्षी, जब हम बात करते हैं तो हमें बड़ा एक बात को जिक्र करते हुए, उल्लेख करते हुए दुख होता है कि 27 लाख मतदाताओं को जो है मौका नहीं मिल रहा। उनमें से 139 लोगों को जो है ट्रिब्यूनल ने आज वोट डालने का मौका दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बिल्कुल एक बड़ा उनका एक रिफ्लेक्शन है। और उसके लिए उनको अगली बार हो सकता है कि चुनाव जो है बेहतर दशा में होकर 27 लाख मतदाताओं को वंचित करना जो मुझे लगा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रशीद जी, लेकिन इस बात के लिए तो शुभकामना दे दे इलेक्शन कमीशन को कि जितना शांतिपूर्ण मतदान, अभी दोपहर 3 बजे का वक्त हो रहा है, छिटपुट हिंसा की घटनाओं के अलावा कहीं बूथ कैप्चरिंग, कहीं फोर्स जैमिंग, कहीं इस तरीके की कोई घटनाएं सामने नहीं आई हैं सिवाय 1-2 छिटपुट घटनाओं के। इसके लिए आप बधाई देंगे इलेक्शन कमीशन को? जी मीनाक्षी, मुझे लगता है बधाई देना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। दूसरी बात, आप 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस को खड़ा करके, पूरे देश में जब चुनाव होता है तो 3.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस मैदान में होते हैं, यहाँ 2.5 लाख बंगाल में है। मैं इसको कोई इलेक्शन कमीशन का कोई श्रेय नहीं देना चाहूंगा। अगर वहां मतदान कम हो, मतलब इस तरीके का हिंसा कम हो रही है, तो वो दोनों राजनीतिक दलों ने एक दूसरे को पहचान लिया है कि अगर हम कुछ करेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। वो जो डोमिनेंस की पॉलिटिक्स है उसका एक लंबा अध्याय है, वो उसका इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। सर, आपने यहाँ भी इलेक्शन कमीशन को कोई क्रेडिट नहीं दिया। समीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, आप क्या इलेक्शन कमीशन को कुछ क्रेडिट देंगे? 1-2 छिटपुट घटनाओं के अलावा वोटर्स अगर सजग होकर निकल पा रहे हैं, वोकल हो पा रहे हैं, मैं तो हैरान हूं सुबह से, क्योंकि लगातार जो हमारे संवाददाता रिपोर्ट दे रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम बहुल इलाका हो या हिंदू बहुल इलाका हो, महिलाएं कतार में हो या फिर फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, बड़े खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। और टीएमसी का वोटर तो हमेशा से करता है, इस बार बदलाव की बात करने वाला वोटर भी खुलकर बीजेपी की बात कर रहा है। इस बात को देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं चुनाव आयोग को 100 में से 100 नंबर दूंगा, और उसका कारण भी है देने का। देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को निपटाया, जिस तरीके से तमाम विरोध के बाद ममता बनर्जी सरकार जिस तरीके से सहयोग नहीं कर रही थी, जिस तरीके से विरोध ममता बनर्जी की सरकार कर रही थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर बंगाल सरकार को फटकार लगाई। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग कम समय बेहतर तरीके से निपटाया। उसके अलावा जो भय का माहौल बंगाल में हर चुनाव में रहता था कि जो वोटर निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने या टीएमसी के विरोधी पार्टियों को, तो किस तरीके से हिंसा होती थी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था और जो चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई भय से कोई भी वोट, ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि भय के कारण कोई वोट डालने निकले। सबको मताधिकार का प्रयोग करने का उचित प्लेटफॉर्म चुनाव आयोग उपलब्ध कराएगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये भय बनाम भरोसे का चुनाव है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार बंगाल की जनता बिना भय से भरोसे के लिए मतदान करने के लिए निकल रही है और बता रही है कि भाई हमें जिसको वोट देना है हम वहां पर जाके देंगे। कोई ये तय नहीं कर सकता कि हम अगर टीएमसी को पसंद नहीं करते तो हमारा वोट देने का अधिकार नहीं है। और जिस तरीके से अगर हम देखेंगे 2011 हो, 2016 हो, 2021 हो, टीएमसी ने जिस तरीके से हिंसा की, उसके पहले भी कम्युनिस्ट हिंसा करते थे, उसके बाद टीएमसी ने जो हिंसा संस्कृति अपनाई, मुझे लग रहा है कि इस बार चुनाव आयोग ने तय किया कि बंगाल के जो
साढ़े जी। 6 करोड़ वोटर है, वो बिना डर के बिना भय के वोट करे, और मुझे लगता है इसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। जी अमिताभ जी, अब जो मैं आंकड़े सामने रख रही थी और वोट परसेंटेज बता रही थी कि किस क्षेत्र में कितना वोट परसेंटेज किया है, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिंपोंग से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे नॉर्थ दिनाजपुर और साउथ दिनाजपुर में है। अभी तक का जो प्रतिशत है यहाँ पर 60 और 63, नॉर्थ दिनाजपुर में 60% मतदान हो गया दोपहर 1 बजे तक, और साउथ दिनाजपुर में भी 63% तक मतदान हो गया है। 2021 से ही अगर हम इसमें तुलना करें तो अभी भी इतने 2 घंटे का समय अभी भी बाकी है, और 71 और 72% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। मैं 2021 की तुलना करते हुए कह रही हूँ, क्या कोई रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देता है? क्या वोटर टर्नआउट, क्या वोटर्स की ये जो मानसिकता उनकी सजगता में दिखाई देती है कि परिवर्तन के लिए है, किसी श्योरिटी के लिए है, भरोसे वाला चुनाव है या भय वाला चुनाव है? देखिए, वोटर टर्नआउट आपको एक एंगल समझना होगा, क्योंकि पिछली बार के कंपैरिजन में वोटरों की संख्या कम हुई है ना। लगभग मुझे लगता है कि 51-52 लाख कम हुई है। तो पिछली बार अगर 81% वोटर टर्नआउट था, तो इस बार 85-86% जब हो जाता है तो ज्यादा वोट पड़ते हैं पिछली बार के कंपैरिजन में, और ऐसा प्रतीत होता है अभी तक के वोटिंग पैटर्न से कि 85-86 ये क्रॉस कर सकता है, क्योंकि 2 घंटे की वोटिंग अभी भी बाकी है। दूसरी बात हमें देखनी पड़ेगी किस क्षेत्र में कितना वोटिंग हो रहा है। शास्त्री सर ने कहा जरूर है कि भाई आप कोई ट्रेंड इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि वोटिंग बढ़ रही है तो वो किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन इस 152 सीटों में 4 जोन है। अब एक जलपाईगुड़ी जोन जो है वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे वोटिंग ठीक ठाक है, वहां कोई खास उतना एडिशन की गुंजाइश नहीं है बीजेपी के लिए। जो मालदा जोन है, जो नॉर्थ दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिला है, वहां पर वोटिंग अच्छी खासी हुई है, वहां पर मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है, और वहां पर ममता बनर्जी को अपनी सीट्स रिटेन करनी पड़ेगी अगर उन्हें ये चुनाव जीतना है तो। सबसे इंटरेस्टिंग जो आप आंकड़े दिखा रही हैं उसमें मेदिनीपुर क्षेत्र का इलाका है, उसकी टर्नआउट है, उसका टर्नआउट सबसे ज्यादा 70% से ऊपर मुझे दिख रहा है, जो झारग्राम, पुरुलिया और पश्चिम और उत्तर मेदिनीपुर है। मेदिनीपुर वो क्षेत्र है, शुभेंदु अधिकारी का क्षेत्र है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे कम है। यहाँ पर भी पिछली बार ममता बनर्जी 33 सीटें और बीजेपी 23 सीट जीतने में कामयाब थी। बस एक छोटी तो सी, क्योंकि सर आपने मेदिनीपुर की बात की तो ये क्योंकि आंकड़ा है मेरे पास, पश्चिमी मेदिनीपुर में 88.39% 1 बजे तक की वोटिंग है, और पूर्वी मेदिनीपुर में इसके मुकाबले कम है, 62.90% 1 बजे तक की वोटिंग का अभी तक आंकड़ा आया है मेरे पास। जी, आप अपनी बात पकड़। तो ये मेदिनीपुर क्षेत्र है कि अगर भाजपा को यहाँ पर 100 सीटें जीतनी है, अगर उनका लक्ष्य है, तो यहीं पर उनको इन 56 में से 40-45 सीट जीतनी होगी। और यहाँ पर अगर टर्नआउट बढ़ रहा है तो यहाँ पर जरूर जो भरोसा वर्सेस भय जो आप बात कर रही हैं, जो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई है, इसका मतलब है कि भरोसे के ऊपर जो है ज्यादा हिंदू वोटर बाहर निकला है, और एक परसेप्शन शायद उसको दिख रहा है कि बंगाल में इस बार बदलाव की लहर है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेदिनीपुर क्षेत्र में निकल के आया है। और ये क्रूशियल हो सकता है ओवरऑल रिजल्ट के लिए, क्योंकि यहीं पर बीजेपी को जो है वो लीड यहाँ पर लेनी है। बर्धमान में भी आप कह रही हैं शायद कि बीरभूम, बोलपुर में भी टर्नआउट बढ़ा है, यहाँ पर भी बर्धमान जिले में पिछली बार की कंपैरिजन में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने की अपेक्षित है। इस चर्चा को सर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरे फेज के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, कृष्णानगर में भी उन्होंने रैली की। बंगाल की पब्लिक वोट करने के लिए निकल रही है और बिना डर के वोट करने के लिए निकल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार मीठे के साथ झालमुरी होगा। नादिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और बंगाल जीतने का दावा किया। बंगाल विजय को लेकर इस बार मोदी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस क्यों है, उनके इस बयान से समझिए। देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है।
कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। ये जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अक्षय जी, झालमुरी मैंने खाई और मिर्ची विपक्ष के नेताओं को लगी, तो मैं तो ये जानना चाहती हूं कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लहर वाला चुनाव है और इस बार लहर बीजेपी के पक्ष में है? देखिए, जब आज के दिन ये बंगाल के एक फेज के अंदर वोटिंग चल रही है, तो पहली बात, कोई भी अगर पॉलिटिशियन जाएगा, कैंपेनिंग करेगा अपनी अपनी पार्टी के लिए, तो उनको अपने ऊपर एक ओवरऑल भरोसा दिखाना ही पड़ेगा कि जो भी आज वोट पड़ रहे हैं हमारे ही पक्ष में पड़ रहे हैं, हमारे ही लोग अच्छा कर रहे हैं। तो पहला तो ये वाला सवाल आता है। दूसरा, पिछली बार से आप देखे होंगे बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी काफी चेंज करी है। जो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तो पिछली बार बीजेपी चुनाव में सीएम को डायरेक्टली टारगेट करती थी। जो उनका कैंपेन था 2 मई दीदी गई, इस बार वो लोग दीदी को टारगेट ही नहीं कर रहे। इस बार वो लोग टीएमसी, गुंडागर्दी, लोकल लेवल पे जो इशू है, करप्शन है, तो पूरा का पूरा कैंपेन उसका उसी के अराउंड है। उसी को लेके उनको लग रहा है कि हम लोग जितनी बार इस टाइप की बातें करेंगे उतना हम लोग को फायदा मिलेगा। इसलिए कोई भी आ रहा है, पीएम मोदी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, वो सिर्फ इसी टाइप की बातें कर रहे हैं कि जो भी पक्ष बनना है, जो भी यहाँ पर अभी ये ग्राउंड में एक ओवरऑल माहौल चल रहा है, हमारे ही लिए ये सब अच्छा हो रहा है यहाँ पर। ये एक तस्वीर जो है वो भी दर्शकों को देखनी चाहिए कि बीजेपी इलेक्शन किस तरह से लड़ रही है और कितनी ताकत के साथ लड़ रही है। शास्त्री जी, एक तस्वीर है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो खुद पहुंच गए अपनी टीम के बीच में। उनका ये वॉर की तरह से चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। हर एक सीट में मैन टू मैन मार्किंग करके सेंट्रल फोर्सेस के जरिए डर का वातावरण खत्म हो, एक भरोसे का वातावरण पैदा हो कि अगर बीजेपी का भी कोई वोटर है तो वो डरे ना, सीधे पोलिंग बूथ तक पहुंचे। वो मैनेजमेंट इस वक्त अमित शाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीनाक्षी जी, बीजेपी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है वो पिछले 12 सालों से हम देख रहे हैं किस तरह से वो उन्हें एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव उनको जीतने को मिल रहा है। यहाँ पे गृह मंत्री काफी दिन से है और उन्होंने कहा कि दूसरे चरण मतदान तक वो वेस्ट बंगाल में रहेंगे। सो उनके लीडरशिप में एक कैंपेन राज्य में हो रहा है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीजेपी का वेस्ट बंगाल में कैंपेन सेंट्रल लीडरशिप के डायरेक्शन पे हो रहा है, उनके एक लीडरशिप, इनके वो एक स्ट्रैटेजी के पीछे हो रहा है। और लोकल लीडर्स जो हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी के, वो सेंट्रल लीडर्स के डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। तो उनका स्ट्रैटेजी क्लियरली ये रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप जो एक सपोर्ट राज्य में ला सकता है, सेंट्रल लीडरशिप की छवि क्या है, उसके आधार पे हम यहाँ पे हमें वोट मिले। सो इस बात को देखना पड़ेगा कि एक स्ट्रॉन्ग लोकल फेस के बिना क्या बीजेपी अपने सेंट्रल लीडरशिप के आधार पे एक चुनाव में एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है। पिछली बार भी ये विषय था, इज इट
नेशनल वर्सेस लोकल ये प्रश्न काफी संदर्भ में आया है और इस बार भी ये प्रश्न आएगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के सेंट्रल लीडर्स ने वेस्ट बंगाल में समय का एक इन्वेस्टमेंट किया है, वो इसी एक कारण से किया है कि वो सर, आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक कह रहे डिविडेंड हैं। में बदले समय का जो और सबसे वो बड़ा डिविडेंड इन्वेस्टमेंट है राज्य में वो बिके। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में किया है। 15 दिनों तक वो कहीं नहीं जाने वाले, 27 तारीख तक वो वहीं पर रहने वाले हैं। हर क्षेत्र में संगठन के अंदर वो भाव पैदा हो कि हम भी जीत सकते हैं, हमारी भी ताकत एक विजेता की ताकत हो सकती है और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को भी हराया जा सकता है। ये भाव अमित शाह के रहने से बीजेपी में पैदा हुआ है, वो संगठन में भी दिखाई दे रहा है, कार्यकर्ताओं में भी दिखाई दे रहा है। जंगल महल की हम बात कर लेते हैं। जंगल महल के झारग्राम में बम्पर वोटिंग हो रही है।